गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम एचपी पटवारी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हिंदी के वर्ण विचार डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो या फिर मैथमेटिक्स का हो या फिर एचपी जीके का हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे वर्ण विचार कि वर्ण होते क्या हैं, इनको हम डिटेल में जानेंगे। तो वर्ण होते क्या हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसको वर्ण कहते हैं। तो वर्ण कौन से हैं? अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि ये सभी वर्ण हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि सार्थक शब्द या पद के उस अंश को जिसको खंडित ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए, कई बार डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला क्या होती है? तो वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा, या आप ये कह सकते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और उच्चारण के आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं? उच्चारण के आधार पर इसके दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वरों को डिटेल से जानेंगे कि स्वर कौन कौन से हैं और क्या होते हैं। तो स्वर कौन से होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्ण या ध्वनियों की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वर संख्या में कितने हैं? ये 11 हैं संख्या में। अ, आ, ई, उ, ए, ओ और री। तो री हमने कहाँ से लिया? ये संस्कृत से लिया है और री का प्रयोग केवल संस्कृत में ही पाया जाता है, जैसे ऋषि, ऋतु। और हिंदी में री का उच्चारण हम री के रूप में करते हैं। आपने देखा होगा जब हिंदी में हम री का उच्चारण करते हैं तो री के रूप में इसका उच्चारण करते हैं। तो ये याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वर कितने होते हैं। सब ने स्कूल में पढ़ाई है, स्वर जो हैं वो 11 होते हैं। अब इन स्वरों के उच्चारण में किसी में कम समय लगता है तो किसी में ज़्यादा लगता है, और इसी आधार पर इनको भागों में बांटा गया। और कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है इसी के आधार पर इनको। तो ये कौन कौन से हैं? ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर के बारे में जान लीजिए कि ह्रस्व स्वर होते क्या हैं। ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये हैं अ, ई, उ और री। तो री का प्रयोग केवल, जैसे कि मैंने आपको बताया, री का प्रयोग केवल संस्कृत में ही किया जाता है और हिंदी में इसको हम री के तौर पर पढ़ते हैं। री की तरह हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन याद रखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर कौन से हैं? ह्रस्व स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वर हैं 4। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर कितने हैं? ये 7 हैं। जिन स्वर वर्णों को बोलने में एक मात्रा से अधिक समय या दुगना समय लगे, ह्रस्व स्वर से दुगना समय जिन स्वरों को बोलने में लगे उनको हम कहेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर उनको कहेंगे दीर्घ स्वर। तो ये कितने हैं? दीर्घ स्वर हैं 7। 7 दीर्घ स्वर हैं। और कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, और ए। ये हैं दीर्घ स्वर। तो इनको आप याद रखिएगा, ये 7 हैं दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर 4 हैं। अब तीसरे आते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग 3 गुना समय लगता है उनको प्लुत स्वर कहते हैं। 3 गुना समय जिनको लगता है उनको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम ओम बोलते हैं, हे राम बोलते हैं, तो इनको बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है तो इनको हम प्लुत स्वर कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्वर गुच्छ होता क्या है। जहाँ 2 या 2 से अधिक स्वर परस्पर निकट रहकर भी आपस में ना मिलकर अलग अलग सुनाई देते हैं उन स्वरों को गुच्छ स्वर कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक स्वर जब परस में निकट रहकर भी नहीं मिलते और अलग अलग सुनाई देते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम स्वर गुच्छ कहते हैं। जैसे हमने कहा कई। जैसे हमने कई कहा तो ऐ की आवाज़ आई, नई कहा तो भी ऐ की आवाज़ आई, अ और ई ऐ की आवाज़ आई, मई कहा तो ऐ की आवाज़ आई। उसी तरह से हमने गऊ कहा तो गऊ जैसे हम बोलते हैं तो औ की आवाज़ आई। तो इस तरह से ये 2 स्वर आपस में मिले लेकिन इनके जो ध्वनि है वो अलग सुनाई दी, आपस में ना मिलकर अलग अलग ये सुनाई दिए, तो इनको हम स्वर गुच्छ कहेंगे। अब बात करते हैं वर्णों का योग और मात्राएं।
जब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण का योग होता है तो उसका रूप बदल जाता है और इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। जब व्यंजन के साथ स्वर मिल जाते हैं जब व्यंजन के साथ स्वर मिल जाते हैं तो उसका रूप बदल जाता है और इसको हम मात्रा कहते हैं। स्वरों के स्वतंत्र रूप तथा मात्राएं निम्न प्रकार से हैं। तो स्वरों में कितनी मात्राएं होती हैं? मात्राएं सिर्फ स्वरों में होती है। और कितनी मात्राएं होती है? आप सबको पता है स्वर जो है वो 11 होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मात्राएं कितनी होती है तो आपने मात्राएं 10 लिखनी है, क्योंकि मात्राएं 10 होती हैं, मात्राएं 11 नहीं होती। तो मात्राएं 10 होती है और स्वरों की संख्या 11 होती है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, मात्राएं 10 और स्वरों की संख्या 11 होती है। देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या जो है वो 13 होती है और हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या जो है वो 10 होती है। तो 10 कैसे होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि री हमने संस्कृत से लिया है और शुद्ध स्वरों की संख्या बोला जाए तो 10 होती है, लेकिन ऐसे हम बात करें तो स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की कितनी होती है? व्यंजनों की 33 होती है। अब आगे चलते हैं। अब आया हमारा व्यंजन। तो व्यंजनों की बात कर लेते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़े, अर्थात मुख अंग परस्पर स्पर्श करते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। कहने की बात यह है, मोटी मोटी बात यह समझ लीजिए कि जब भी हम व्यंजनों को बोलते हैं तो मुख के जो अंग होते हैं वो आपस में परस्पर स्पर्श करते हैं, तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, अर्थात बिना स्वरों के इनका उच्चारण असंभव है। तो ये भी आप याद रखिएगा, बिना स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण जो है वो असंभव है। अब बात करते हैं कि व्यंजनों के मुख्य भेद कौन से हैं। तो व्यंजनों के मुख्य 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इनके मुख्यतः कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? चलिए ये जान लेते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण करने के लिए जीवा को मुख के सभी स्थानों को स्पर्श करना पड़ता है, वे वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। तो जब हम स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ होती है उसको मुख के सभी भागों को, सभी स्थानों को स्पर्श करना पड़ता है, तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं तो स्पर्श व्यंजन हैं 25 स्पर्श व्यंजन हैं। 25 स्पर्श व्यंजन हैं और इन वर्णों को, ये वर्ण जो है इनको 5 वर्गों में बांटा गया है और 5 वर्गों के टुकड़ों को वर्ग कहते हैं और हर वर्ण का नाम अपने टुकड़े के प्रथम वर्ण के अनुसार रखा गया है। तो जैसे आपने पढ़ा ही होगा स्कूल में कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग बोलते थे हम, आपने पढ़ा होगा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो इनको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या फिर इनका एक और तरीका है, आप इनको ऐसे लिख सकते हैं कचट तप। कचट तप भी आप इनको लिख सकते हैं, इनके पहले पहले अक्षर को कचट तप। तो कवर्ग में आपको पता ही है क्या आएगा, क ख ग घ य आएगा कवर्ग में। कवर्ग में क ख ग घ य आएगा, इसको हम अंग भी बोलते हैं, वो आएगा। च्वर्ग की बात करें तो च्वर्ग में च छ ज झ य और टवर्ग में ट ठ ड ढ ण, तवर्ग में त थ द ध न और पवर्ग में प फ ब भ म आएगा। तो इनको कितने, हमने 5 भागों में इनको बांटा है और ये 5 है, तो ये कितने हुए? ये हुए 25। तो मूल व्यंजनों की संख्या आपको पता ही है कितनी है। मूल व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है और स्वरों की संख्या 11 है। और वर्ण टोटल कितने होते हैं? वर्ण टोटल 52 होते हैं। तो हम जानेंगे, आगे चलकर जानेंगे कि 52 फिर कैसे हुए। अगर मूल व्यंजनों की संख्या जो 33 है और स्वरों की संख्या 11 है तो ये किस तरह से हुए। तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इस तरह से इनको आप याद रखिएगा। जो कवर्ग है ये कंठ से बोले जाते हैं, जैसे आपने क बोला तो कंठ से आवाज आई, इनको कंठ से बोले जाते हैं। तालु से तवर्ग जो है वो कहाँ से बोले जाते हैं? चवर्ग जो है वो तालु से बोले जाते हैं और टवर्ग जो है वो मूर्धा से बोले जाते हैं।
इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। कवर्ग आपके कंठ से, चवर्ग आपके तालव्य से और टवर्ग मूर्धन्य से या मूर्धा से, त्वर्ग जो है दंत से और पवर्ग जो है वो ओष्ठ से बोले जाते हैं। आगे चलकर इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। अब आगे चलते हैं। हमने जान लिया कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ की। हमने बात की थी कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला स्पर्श व्यंजन हमने डिस्कस कर लिया, ये 25 होते हैं। अब आते हैं अंतस्थ पर। अंतस्थ यानी कि सेमी वॉवल्स। तो सेमी वॉवल्स जो वर्ण स्पर्श और ऊष्म जो है वो स्पर्श और ऊष्म के बाद में स्थित हैं, उन्हें जो है अंतस्थ कहते हैं। ये 4 हैं, य र ल व। तो य र ल व जो है ये अंतस्थ वॉवल हैं। ये कितने हो गए? 4 हो गए। स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे 25 और अंतस्थ हो गए 4। अब बात करते हैं ऊष्म की। ऊष्म यानी सिबिलेंट्स, जिन वर्णों के बोलने से मुख से ऊष्म यानी कि गर्म श्वास निकलता है, उनको क्या कहेंगे? उनको हम ऊष्म व्यंजन कहेंगे। और ये कौन से हैं आप बोल कर देखिए। जब आप श, श, श और ह बोलते हैं तो आपके मुख से जो है वो गर्म श्वास निकलता है। आप इनको चेक करिएगा, बोल के देखिएगा, आपके मुंह से गर्म श्वास निकलेगा तो उनको हम ऊष्म व्यंजन कहेंगे। तो ऊष्म व्यंजन भी कितने हुए? 4 हुए। तो इस तरह से 25 हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन, 4 हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन और 4 हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। तो ये कितने हुए? ये हो गए हमारे मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? ये होगी 33 मूल व्यंजनों की संख्या हो गई। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों के बारे में। तो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो जब एक से अधिक व्यंजन वर्ण एक स्वर वर्ण के साथ मिल जाते हैं तो उन्हें जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब एक से अधिक व्यंजन जो है वो स्वर के साथ मिल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? ये हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र हैं। ये क्ष, त्र, ज्ञ और श्र हैं ये। तो इनको आप याद रखिएगा। ये कितने हुए? ये भी 4 हो गए। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। श्र को भी हम संयुक्त व्यंजनों में ही लेते हैं। जैसे हम श्रमिक लिखते हैं श्र, तो इस श्र को हम भी संयुक्त व्यंजनों में लेते हैं। तो ये भी 4 हो गए। तो ये कितने हो गए? 33 4 कितने हो गए? ये हो गए 33 4 37 हो गए। अब बात आती है कि व्यंजनों की कुल संख्या तो हमने कहा, मूल व्यंजनों की कुल संख्या तो हमने 33 कही, लेकिन वर्णों की संख्या हमने 52 कही। टोटल वर्णों की संख्या तो वो किस तरह से होती है? तो देखिए, स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे 25, स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे 25 और अंतस्थ व्यंजन हो गए 4 और ऊष्म व्यंजन भी हो गए 4। उस तरह से हमने संयुक्त व्यंजनों की बात की, ये भी हो गए 4। तो ये हो गए हमारे 37। तो उस तरह से जो हमारे उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे उत्क्षिप्त या जो द्विगुण व्यंजन होते हैं, ये कौन से होते हैं? ये ड और ढ होते हैं हमारे। तो ये हो गए 39। इस तरह से ये 39 हो गए। तो आगे टेबल दिया हुआ है, इसमें से देख लेते हैं। जो कवर्ग है हमारा, ये कंठ से बोले जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, इस तरह से कंठ से बोले जाते हैं। और ये चवर्ग तालव्य से च, छ, ज, झ, य, ये तालव्य से। टवर्ग जो है वो मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, ण। त्वर्ग जो है दांतों से त, थ, द, ध, न। इस तरह आप इनको बोलकर देखिए, मुंह से आपको पता लग जाएगा कि कहाँ ज़्यादा दबाव पड़ रहा है और कहाँ से बोले जा रहे हैं। पवर्ग जो है ओष्ठ से बोले जाते हैं। जैसे हम प बोलेंगे तो हमारे जो होंठ हैं उनका प्रयोग होगा, ओष्ठ से बोले जाते हैं। प, फ, ब, भ, म, ये होंठों से बोले जाते हैं। तो इस टेबल में सारा दिया गया है। ये हो गए 25 हमारे, जो हमारे मूल व्यंजन हो गए, जो हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए 25 हो गए, और मूल व्यंजन जो है 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 हो गए, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन भी 4 हो गए,
और संयुक्त व्यंजन कितने हुए, संयुक्त व्यंजन भी 4 हुए और द्विगुण व्यंजन जो है ये 2 हुए। तो इस तरह से ये 39 हो गए। तो अब बात आती है कि ये 52 हुए कैसे। तो 39 ये हो गए और हमारे 39 ये हो गए और 11 हमारे स्वर हैं। 39 ये हो गए और 11 हमारे स्वर हैं। तो ये कितने हुए, कितने हुए हमारे 39 और 11 ये हो गए हमारे 50। तो 50 हो गए। उसके बाद अब 52 हैं तो 2 कैसे हुए, 2 हुए हमारे अयोगवाह, 2 हुए हमारे अयोगवाह। जो अयोगवाह हमारे वर्ण होते हैं वो 2 हैं। वो कौन से हैं, वो अ और अ जो है वो अंग जो है वो ये हैं। तो हमारे 2 अयोगवाह वर्ण हो गए। तो इस तरह से आपका इनको उच्चारण करने का अलग तरीका हो सकता है, बोलने का अपने अपने सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि किस तरह से इनको करेंगे। तो 39 और 11 50 हो गए और 2 हमारे अयोगवाह हो गए। तो ये 52 हो गए। तो इस तरह से जो व्यंजनों की कुल संख्या हुई, सॉरी वर्णों की जो कुल संख्या हुई वो 52 ही, वर्णों की संख्या 52 और व्यंजनों की कुल संख्या हुई 39 और इनमें से मूल व्यंजन हुए 33। तो ये सब आपको याद रखना है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे चलकर हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे और साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे। डिटेल में हमने जान लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे ठ का जो है वो, ठ का वो स्थान, उच्चारण स्थान क्या है, ठ कहाँ से बोला जाता है, या जो ब है ब का उच्चारण स्थान बताएं या म का उच्चारण स्थान बताएं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। हिंदी का सबसे पहला टॉपिक जो है यही है, तो ये आपको आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।